सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको यूजी सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 11 के विषय में चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आज़ाद हिंद फौज। यानी आज हम आज़ाद हिंद फौज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। समय इसका डेट देखिएगा तो 1943 ईस्वी। स्थान यदि आप जानना चाहिएगा तो सिंगापुर। ये आपका क्लियर हो गया। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस। समय 1943 ईस्वी, यानी ईस्वी आप बोल सकते हैं। और स्थान सिंगापुर। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली। बाद में वे इंग्लैंड चले गए। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे और योग्यता क्रम में उनका चौथा स्थान था। बताइए, हिंदुस्तान के थे और मेरिट में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि था, बिग अचीवमेंट्स आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन उससे त्याग पत्र दे दिए उन्होंने। त्याग पत्र देखिए, आज के समय यूपीएससी निकालने के लोग सपना देखता है, मेहनत करता है, दिन रात अपनी मेहनत को लगा देता है। लेकिन उस समय जब उस पर वर्चस्व ब्रिटिश लोगों का हुआ करता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर इतनी प्रतिभा थी कि उन्होंने मेरिट में चौथा स्थान ले आया। उसके बाद है कि 1921 में स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। किसकी प्रेरणा से? चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप जानते होंगे। और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो चित्तरंजन दास जी जाने जाते थे। देश बंधु, देश का भाई, देश के भाई हैं कौन? चित्तरंजन दास। तो उनकी प्रेरणा और गांधी जी की प्रेरणा से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु थे। ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन दास ही सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने पहली बार दिसंबर 1921 ईस्वी में 6 माह की सजा हुई थी। उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। उसके बाद उन्हें 11 बार कारावास का दंड मिला है, यानी दंड वो सहे हैं 11 बार। 1923 ईस्वी में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1923 ईस्वी में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मांडले यानी वर्मा में जो पड़ता है कि जेल भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया, मांडले जेल में। 16 मई 1927 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। 1927 ईस्वी में इन्होंने धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा। कौन सा चुनाव लड़ा? धारा सभा असेंबली का चुनाव।
और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। कौन सा गठन किया? इंडिपेंडेंस लीग। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1928 ईस्वी में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में हुई बैठक में उसकी औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था। यानी उसकी औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था। 1929 ईस्वी में 6 महीने की सजा हुई। 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी, गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, इसके बाद भी है ना कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गांधी जी का विरोध हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि वो फिर से चुन लिए गए। उन्होंने अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझाव दिया कि स्वाधीनता का राष्ट्रीय मांग एक निश्चित समय के अंदर पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक मांग पूरी न करने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। किंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्यों, जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे, के निरंतर विरोध के फलस्वरूप उन्हें अप्रैल 1939 ईस्वी के में अध्यक्ष पत्र से त्यागपत्र देना पड़ा। निर्वाचित तो हो गए, लेकिन गांधी जी का जो सपोर्टर था उन्होंने काफी विरोध इनका करना शुरू कर दिया और अंततः सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। लेकिन इनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि गांधी जी के विरोध करने के बावजूद, उनके सहयोगियों के विरोध करने के बावजूद वो त्रिपुरी अधिवेशन का में निर्वाचित हो गए थे। तो समझ सकते हैं कि वो कितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, चहेते व्यक्ति थे, जिनको आम जनता भी बहुत प्यार करता था। कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद, देखिए आपको मैं तो बता रहा हूं आजाद हिंद फौज, लेकिन एक बैकग्राउंड भी इसमें आप समझ लीजिएगा। और बैकग्राउंड को जानने के क्रम में कई छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य आप समझ जाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपने बैकग्राउंड को अच्छे ढंग से दिमाग में बैठा लिया तो मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए केवल मैं आजाद हिंद फौज आपको बताने का प्रयास नहीं किया, इसके पहले के बैकग्राउंड से भी आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड को भी तो आप जानिए, उनके व्यक्तित्व परिचय को भी तो आप जानिए, तभी तो आपको सारग्रभित डिटेल नॉलेज इनके विषय में प्राप्त होंगे और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे तो उसको जवाब देने में आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी जी, जब मैं किसी भी टॉपिक को आपको बताने का प्रयास किया हूं तो उसके पहले एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि को मैं जरूर बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको जो करेंट टॉपिक है जिसको आप केंद्र बिंदु बनाकर अध्ययन कर रहे हैं उसके पहले की पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानकारी हो, आप परिचित हो
ताकि उससे संबंधित जो भी तथ्य आपको बताए जाएंगे उसको समझने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए आज हम आपको आजाद हिंद फौज बताने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक मेरा वही है, लेकिन चूंकि आजाद हिंद फौज का सबसे जो मेन कैरेक्टर है, जिसने बोलते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, भोली। क्लास 10th में एक चैप्टर था इंग्लिश में, भोली। चैप्टर का नाम ही है भोली। तो उसमें मेन कैरेक्टर भोली है। भोली के बारे में पढ़ना है कि भोली कैसी लड़की थी, कैसा चेहरा पर दाग था, किस प्रकार से अपना जीवन को उसमें परिवर्तन आया। तो इस तरह से कोई भी चैप्टर, कोई भी कहानी, उसका एक पात्र होता है। तो यदि आप आजाद हिंद फौज के कैरेक्टर को देखिएगा, एक्टर को देखिएगा, मेन पात्र को देखना चाहिएगा, तो इसका मेन जो पात्र है वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो इसलिए जिसके बारे में आप इस इतना बड़ा संगठन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि ये संगठन क्या था, इसकी स्थापना कब हुई और कैसे इसका बैकग्राउंड बना, क्यों निर्माण किया गया, इसका क्या उद्देश्य था, उसके पहले आप पहले उन कैरेक्टर को भी तो जान लीजिए जो इसके नायक हैं। जैसे सुंदरकांड, रामचरितमानस में आप देखें हुए एक खंड है सुंदरकांड। तो बहुत सारे प्रवचनकर्ता के मुंह से सुनिएगा, कभी कभी प्रश्न वो कर देते हैं विश्व सभा में जब वो प्रवचन करते हैं कि बताइए कि सुंदरकांड के मुख्य नायक कौन है। तो बहुत विद्वान बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भैया इसका आंसर मैं क्या बोलूं। रामचरितमानस का तो मेन नायक भगवान रामचंद्र जी हैं, तो सुंदरकांड का भी तो वही होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सुंदरकांड का मुख्य नायक हनुमान जी हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जामवंत के वचन सुनाए, वहां से शुरू होता है। यानी जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी तैयार हो गए लंका जाने के लिए, सीता की खोज के लिए। और शुरू से लेकर अंत तक उसमें वही चीज दिया हुआ है, हनुमान जी की वीरता के बारे में बखान किया हुआ है। तो सुंदरकांड का मुख्य नायक हनुमान जी हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि हम आजाद हिंद फौज पढ़ेंगे तो उसका मुख्य नायक हो जाते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसमें जो है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 40 ईस्वी में यानी 1940 ईस्वी में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जियाउद्दीन के वेश में, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि सुभाष चंद्र बोस जी जब यहां से भागे थे तो किस नाम से अपने आप को पासपोर्ट में दर्ज करवाए थे, तो जियाउद्दीन के वेश में वे घर से बाहर निकल गए और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से पेशावर गए। कहां से गए? कलकत्ता से पेशावर पहुंचे। उनके साथी भगत राम उन्हें 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचा दिया। काबुल में रूस फिर जर्मनी पहुंच गए। वहां हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। किनसे मुलाकात हुई? हिटलर का पता है आपका, जर्मनी के चांसलर थे, तानाशाही शासक के नाम से जाना जाते हैं वो जर्मनी के। हिटलर ने उन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन दिया। जो भी भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ में पड़ गए थे उन सबको बुलाकर उन्होंने मुक्ति सेना बनाई। कौन सेना बनाई? मुक्ति सेना बनाई। और इसका दफ्तर, याद रखिएगा दफ्तर कहां था,
ड्रेसडन, ड्रेसडन जर्मनी में पड़ता है, ड्रेसडन बनाया। उन्होंने बर्लिन रेडियो से, किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी से संबोधित किया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि ये आखिर जो हम लोग बोलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी जो वर्ड था कहां से, किस देशों के लोग, किन देशों के लोग ने उनको प्यार से संबोधित किया? तो जर्मनी के। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जर्मनी के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर बुलाया। ठीक है। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने 16 फरवरी 1942 ईस्वी को संसार के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजों के समुद्री गढ़ सिंगापुर को फतह कर लिया। इसके बाद जापान ने मलाया से बर्मा तक सारा प्रदेश जीत लिया। मलाया से बर्मा तक का प्रदेश जापान ने क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि इन दिन भारत के पुराने और प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में ही थे। कहां थे वो? जापान में थे। उन्होंने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में मलाया से बर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन बुलाया, मीटिंग बुलाया। उसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस को आप याद रखिएगा, एक संस्था बन रही है भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, तथा आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा किए। आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा किए। इसके बाद 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी को तक बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन कहते हैं। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत रूप से स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी को निमंत्रण दिया गया कि भैया पूर्वी एशिया आइए। सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक सम्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए 13 जून 1943 ईस्वी को टोक्यो पहुंचे। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने इसका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट किया, क्लियर कर दिया उन्होंने कि वे भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने जापान की यह मांग स्वीकार कर ली कि युद्ध के समय जापान भारत की अधीनता में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश भारतीयों को टोक्यो रेडियो से दिया। यह संदेश राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है, यानी टोक्यो रेडियो से सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना प्रथम संदेश भारतीयों को दिया। यह संदेश, यह जो मैसेज था, वो राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। कैसे वो राष्ट्रभक्ति बढ़ाने का काम किए, कैसे लोगों में एक नई उत्साह का संचार हुआ, है ना। इस समय आजाद हिंद फौज का निर्माण भी आरंभ हो गया था। भारतीय सेना के कैप्टन, देखिए आजाद हिंद फौज का निर्माण कैसे होता है। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने, भारतीय सेना के कैप्टन कौन थे? मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ
अपने आप को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिए। एक धार्मिक व्यक्ति प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फुजिहारो ने इन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया, इन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया। सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को मेजर फुजिहारो को सौंप दिया कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कुछ करो, कुछ ऐसा व्यवस्था करो जिससे भारत की स्वतंत्रता हो, जिसे उसने मोहन सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार सितंबर 1942 ईस्वी में औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, सितंबर 1942 औपचारिक रूप से। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को कहां पहुंचे? सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता, भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिए और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता यानी एडवाइजरी कमेटी बोल सकते हैं आप, एडवाइजर बन गए। अब ये नेताजी कहलाने लगे। अब क्या कहलाने लगे? ये नेताजी कहलाने लगे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। सिंगापुर में ध्यान रखिएगा कहां सरकार की स्थापना की गई? सुभाष चंद्र बोस जी को द्वारा, तो सिंगापुर। ठीक है, यहीं से दिल्ली चलो, यहीं से देखिए, ध्यान दीजिए, इस जगह को आप भूलिएगा नहीं। सिंगापुर से ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, स्लोगन दिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। अब यहां रुकने से काम नहीं चलेगा, दिल्ली के तख्ते पर हमको ब्रिटिशर लोगों को भगाना है, इसलिए तुम मुझे खून दीजिए, आप हमें खून दीजिए और मैं आपको आजादी दूंगा। तो दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का जो स्लोगन था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, वो सिंगापुर में दिया गया था। इसलिए डेट, जगह, ये सब महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री में डेट, प्लेस और पर्सन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। इससे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी घटनाओं को जानने के लिए। वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री, जो अस्थायी सरकार सिंगापुर में गठित हुआ उसका वो स्वयं प्रधानमंत्री था, मुख्य सेनापति बन गए तथा अपने पद की शपथ ग्रहण की। इसलिए होता है कि मैं संविधान का शपथ ग्रहण करता हूं, भगवान को साक्षी कि मैं सही कार्य करूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, किसी का पक्षपात रहित नहीं करूंगा, मतलब किसी के भेदभाव पूर्ण मेरा व्यवहार नहीं रहेगा, इस तरह का स्लोगन होता है, शपथ लिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने जो अस्थायी सरकार का गठन किया उसका वो प्रधानमंत्री थे और प्रधान सेनापति थे। अपने पद की शपथ ग्रहण की जो इस प्रकार था, मैं सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या बोला देखिए, शपथ को भी याद रखिए, मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए, देखिए इनका क्या एकदम शपथ ले रहे हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर, भगवान को कसम खाकर छूकर कहता हूं, ठीक है, कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यानी मैं भगवान को साक्षी मानकर एक कसम खाता हूं कि मैं भारत के 38 करोड़ देशवासियों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, यानी हम में जब तक जान रहेगा हम लड़ते रहेंगे और आजादी प्राप्त करेंगे। ठीक है,
संसार की 9 शक्तियों ने, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको, आयरलैंड सम्मिलित है, ने इस सरकार को मान्यता दी कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, प्रयास कीजिए, हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। इस सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, मित्र और धुरी राष्ट्र ये सब समझिएगा कौन कौन शामिल हैं, मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी के इस अस्थायी सरकार को सौंप, लिखिए आप, अंडमान निकोबार आप ही ले लीजिए, आप ही चलाइए वहां का शासन व्यवस्था। तो जापान ने जो है सो सुभाष चंद्र जी को सौंप दिया कि आप उसका शासन व्यवस्था देखिए। 4 फरवरी 1944 ईस्वी को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? अंग्रेजों पर आक्रमण किया, और रामू, कोहिमा, पलेल, तिरीम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष ने शहीदी दिवस मनाया। ध्यान दीजिएगा कब मनाया, सो डेट याद रखिएगा। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष ने शहीदी दिवस मनाया। आजाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई, असम में कोहिमा तक पहुंच गए। कोहिमा के स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, हमारी मातृभूमि जो है वो स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देता हूं, झंडा फहराते हुए कहा। ठीक है, कहां पर? कोहिमा में। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है, यह जो है स्वतंत्रता की देवी की मांग है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लक था वो जापान के फेवर में नहीं हुआ। जर्मनी ने भी हार मान ली, जर्मनी ने भी घुटना टेक दिया, वो भी हार मान गया। जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे, जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे, उन सब पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ऐसी परिस्थिति में अगस्त 1945 ईस्वी में सुभाष बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए, परंतु फार्मोसा द्वीप, इसको ताइपे के पास विमान में आग लगने के कारण, ठीक है, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के से संबंधित बहुत विवाद है, कोई एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो गया, लेकिन बोला जाता है कि विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और ये हमारी स्वतंत्रता का जो स्वाद है, स्वतंत्रता का वो साक्षी है, वो तो नहीं बन पाए। लेकिन इन महापुरुष को, इन स्वतंत्रता सेनानी को हमारा देश कभी नहीं भुलाएगा। इसीलिए तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। उनको याद करने के लिए, उनकी कृतियों को याद करने के लिए, उनके द्वारा उठाए गए कदमों को याद करने के लिए, उनकी धैर्य और अदम साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए, उनकी प्रतिभा के लिए, उनकी जन्मदिन को याद किया जाता है कि आज के युवा पीढ़ी भी उन महापुरुष, वो धैर्यवान, वो विद्वान से सीख ले कि हिम्मत रखने से क्या नहीं होता है। उन्होंने इस मातृभूमि को स्वतंत्रता की जंजीर से हटाने के लिए क्या नहीं किया, अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार थे। तो उनसे आज हम सभी भारतीय युवकों, पुरुषों, युवतियों को शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि वो कैसे वीर सपूत थे, जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, अपनी जान नहीं देखा और अपने देश के लिए मर मिटने के तैयार थे। तो वैसे महापुरुष
वैसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी वीरता, उनकी अदम साहस को आज भी भारत सलाम करता है और आने वाला पीढ़ी भी उनकी ये कृतियों को हमेशा याद करेगा और भारत के में स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा और लिखा भी गया है। यह देश या भारत की मातृभूमि जो है वो वीर सपूतों का मातृभूमि है, त्याग बलिदाना तपस्वी सभी का मातृभूमि है और उसमें एक महत्वपूर्ण करैक्टर सुभाष चंद्र बोस जी का है, जिनके बारे में आज हम इन वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किए हैं। और जो आपको अच्छा बिंदु लगे उसको आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस जी से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेटर होता है, क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो सेट करते हैं, वो भी जानते हैं कि यदि मैं इतिहास का प्रश्न सेट कर रहा हूं तो गांधी जी को नहीं छोड़ सकता हूं, सुभाष चंद्र जी को नहीं छोड़ सकता हूं, तो मान के चलिए कि वैसे ग्रेट पर्सनैलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।